रिया की शादी तय हो गई थी। अगले महीने की तारीख निकली थी। बहुत खुश थी रिया, पर उसे अपनी दादी की बहुत याद आ रही थी। उसकी दादी गांव में रहती थी। पहले तो वो फिर भी 2-4 महीने के लिए आ जाती थी, पर पिछले 1-2 साल से उन्होंने आना बंद कर दिया था। गांव में वो अपनी छोटी ननद के साथ रहती है, जो कि बाल विधवा है। कारण पूछने पर कहती थी कि पता नहीं कब सांस निकल जाए, तो वो आखिरी सांस अपने उसी घर में लेना चाहती थी जहां वो डोली में बैठकर आई थी। रिया अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी। अपनी शादी की खुशखबरी वो सबसे स्वयं उसको देना चाहती थी, इसलिए उसने दादी के पास जाने का मन बनाया। परंतु उसे डर भी लग रहा था कि उसकी लव मैरिज की बात सुनकर पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। हिम्मत बंधाने के लिए उसने अपनी खास सहेली रश्मि को साथ ले लिया और चल पड़ी दादी से मिलने। रिया को देखकर दादी बहुत खुश हुई। दादी पोती में अगाध प्रेम था। अब उसकी नज़र कुछ कमजोर हो गई थी, पर इतना नहीं हुई थी कि वो अपनी लाडली पोती को पहचान न पाती। रिया की शादी की खबर सुनकर तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। सिर पर हाथ फेर कर तमाम आशीषें दुआएं दे डाली। खाने पीने से निर्वित होकर सोने की तैयारी होने लगी। दादी ने बाई जी यानी कि उनकी ननद को बोलकर दोनों के लिए मेहमान खाने में सोने की व्यवस्था करने को कहा, पर रिया ने कहा कि वो शादी के कमरे में ही सोएगी। रिया दादी जी से बातें करने लगी। उनका मन टटोलने के लिए बातों ही बातों में उसने दादी से पूछा, दादी एक बात बताओ, आपके जमाने में लव मैरिज होती थी क्या? दादी मुस्कुराई और बोली, नहीं बिटिया, लव तो तब भी होता था, पर शादी के बाद, आजकल की तरह नहीं। आजकल तो मोबाइल पर या बाहर मिलकर या शादी से पहले एक दूसरे से मिलना जुलना, एक दूसरे को जानना हो जाता है और प्यार हो जाता है। वैसे इसमें बुराई नहीं है, अच्छी बात है। एक दूसरे को जानने परखने के मौके मिल जाते हैं। हमारे जमाने में तो माँ बाप जहाँ जिससे ब्याह करा देते थे, हमें मानना पड़ता था। अच्छा दादी, आपने दद्दा को शादी से पहले देखा था? हाँ देखा था, खूब अच्छी तरह से। दादी के होठों पर शरारत भरी मुस्कान आ गई। अब रिया की उत्सुकता और बढ़ गई थी। उसने अधीरता से पूछा, कब, कैसे? अरे रुक तो सही, शादी के एक दिन पहले देखा था, कहकर दादी जोर से हंसने लगी। वो दादी से सारी बातें डिटेल में जानने की हठ करने लगी। दादी ने थोड़ी नानुकुर के बाद अपनी प्रेम कहानी बतानी शुरू की। दादी बोलना शुरू की, हमारी अम्मा दादी मैं की जगह हम का प्रयोग करती थी, और तुम्हारे दादा की अम्मा पक्की सहेलियां थी जो पास के गांव में ही ब्याही थी। दोनों का ब्याह लगभग साथ ही साथ हुआ था। ब्याह से पहले ही दोनों सहेलियों ने एक दूसरे से वादा कर लिया था कि अगर दोनों के लड़के और लड़कियां हुए तो वो समधिन बन जाएगी। तुम्हारे दादा ब्याह के अगले साल ही पैदा हो गए और हम अम्मा की शादी के 9 साल बाद हुए थे। हमसे पहले हमारे 2 भाई हुए थे। वादे के अनुसार हमारा ब्याह करना तय हुआ। हमारी उम्र में 8 वर्ष का अंतर था, पर उस जमाने में तो दुगुनी उम्र का भी अंतर बुरा नहीं माना जाता था। हम 6 साल के थे जब ये बारात लेकर आए। उस जमाने में बारातें 4-5 दिन रुका करती थी। हम बहुत गोरे चिट्टे सुंदर थे, सबके लाडले, थोड़े जिद्दी
जिद्दी और बेहद शरारती और मुंह फटे। अम्मा जब तब समझाती थी कि लड़कियां ज्यादा नहीं बोलती, मर्यादा में रहती है, जोर से नहीं हंसती, पर हम सवालों की झड़ी लगा देती कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, लड़कियां को ही क्यों टोकते हैं सब, आदि आदि। पर मेरे सवालों का कोई सही से उत्तर नहीं देता था। खैर, अब आते हैं बारात वाले दिन की बात पर। शादी को लेकर हम बहुत खुश थे कि नए कपड़े गहने पहनने को मिलेंगे, खूब सजेंगे, घर में खूब रौनक थी, नाच गान हो रहा था। 6 साल की अबोध बालिका को इसी बात की खुशी और उत्सुकता थी। रस्में शुरू हो चुकी थी। एक दिन हम अपनी सखियों के संग खेलते खेलते समियाना में पहुंच गए जहां बाराती रुके थे। तभी हमारी सखी ने हमारे दूल्हा यानी तुम्हारे दादा की ओर इशारा किया। मिथिला, देखो वो तुम्हारा दूल्हा है। हमने दूल्हे को देख बुरा सा मुंह बनाया और जोर से बोल पड़े, छी, ये काला सांड है हमारा दूल्हा, हम तो नहीं करते इससे बियाह। और हम गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से भाग आए। समियाने में हलचल मच गई, हमारे घर तक बात पहुंच गई। बात प्रतिष्ठा की थी, सो दूसरे ही दिन आनन फानन में हमारे फेरे डलवा दिए गए। सोते सोते मतलब, रिया ने पूछा तो बोली, दादी हाँ बिटिया, हम सो रहे थे तब। वो यूं हुआ कि जैसे ही अम्मा को हमारी बात पता चली तो उन्होंने हमें 2-4 थप्पड़ लगाए तो हम रोते रोते कमरे में जाके सो गए थे। दादी हंसते हंसते बोली, कहानी सुनने में दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी, इसलिए रिया ने कहा, आगे क्या हुआ दादी, वो भी तो बताओ। फिर क्या, जब नींद खुली तो हम भारी कपड़ों गहनों में लदे थे। ये मोटा सिंदूर मांग में सजा था। सजने का शौक तो छुटपन से ही था। चूड़ी, बिंदिया, महावर देख हम समझ गए कि हमारा ब्याह हो गया है। सामने तुम्हारे दादा को देख फिर से गुस्सा आ गया। हम फुफकारते हुए बोले, अम्मा हम कह दे रहे हैं, हम इस काले भैंसे के संग नहीं जाएंगे। और रो रो कर चूड़ी बिछिया उतारने लगे। बड़े भैया को हम दिलो जान से चाहते थे और उनकी हर बात मानते थे। उन्होंने प्यार से गोद में बिठा के हमें समझाया, ठीक है बिट्टो, हम तुम्हें दूल्हे बाबू के साथ नहीं भेजेंगे। हम खुश हो गए कि चलो इस गैंडे से पीछा छूटा। हमने तुम्हारे दादा को अब तक न जाने कितने नाम दे डाले थे, कहकर दादी ठठा कर हंस पड़ी। और रिया दोस्तों उन्हें देखते हुए सोचने लगी, दादी अपनी जवानी में बला की खूबसूरत रही होगी। फिर क्या हुआ, फिर क्या, ब्याह तो हो गया, बारात वापस चली गई। 3 साल बाद गौना तय हुआ। गौना, वो क्या होता है दादी? रिया और रश्मि एक साथ बोली, हमारे जमाने में छोटी उम्र में शादी होती थी तो लड़की के थोड़ा वयस्क होने पर विदा की जाती थी, इसलिए 3 साल या 5 साल में गौना करके लड़की को ससुराल भेजा जाता था। 3 साल बाद हम ससुराल आए। अब हम 9 साल के थे पर अलहड़पन अभी भी नहीं गया था। ये छुप छुप कर हमें देखते और पास बुलाते, पर हम इन्हें मुंह चिढ़ाते हुए भाग जाते। अगर ये मेरा रास्ता रोक कर खड़े हो जाते तो हम चिल्ला चिल्ला कर सबको बुला लेते, मौसी अम्मा, इनकी अम्मा, देखो ये दीनू हमें मार रहा है। इनकी डांट पड़ती तो हम ताली बजाकर हंसते, अंगूठा दिखाते और जीभ चिढ़ाते। ये बेचारे हैरान परेशान चुपचाप डांट खा लेते। इनके यहाँ एक बात और थी जो हमें कतई पसंद नहीं थी कि शौच के लिए मुंह अंधेरे खेतों में जाना पड़ता था। एक तो हम अंधेरे से बहुत डरते थे और ऊपर से सांप बिच्छू का भी डर था गांव में। हमने मौसी अम्मा से कहा, हम यहाँ नहीं रह सकते, आपके घर में शौचालय नहीं है और हमें बाहर जाना पसंद नहीं है। दूसरी बात, हमें घूंघट नहीं लेना, हम कल गिर गए थे, देखो कितनी चोट आई है, हम साड़ी
तगाड़ी उठाकर घुटने की चोट दिखाने लगे। मौसी अम्मा ने हमारी एक चपत लगा दी और चिल्ला के बोली, बहुत चपड़ चपड़ जबान चलती है तेरी। वहाँ बारात में भी सबके सामने हमारे दीनुआ यानी कि तुम्हारे दद्दा का नाम राम दिन था, वो काला साड़ बोली थी और अब दीनू दीनू का लगा रखी है। पति का को नाम लेते हैं का? चर्बी चढ़ गई है दिमाग में। आने दो, तुम्हारे बाबूजी को सब शिकायत करेंगे। हम रो कर कमरे में भाग गए और पूरे दिन कमरे से बाहर नहीं निकले। ये गांव से कुछ दूर एक कस्बे में पढ़ते थे। ये स्कूल से आए तो इनकी अम्मा ने हमारी शिकायत नमक मिर्च लगा के करी। ये चुपचाप सुनते रहे। अब दोस्तों क्या हुआ कि शाम तक हमारे बड़े भैया और बाबूजी आ गए। उनको खबर पहुंचा दी गई थी, उनसे भी हमारी शिकायत की गई। अब हम बस एक ही बात की रट लगाए थे कि हमको यहाँ नहीं रहना, साथ जाना है। बाबूजी ने हमें बहुत समझाया पर हम जिद पर अड़े रहे। तब भैया ने उन लोगों से विनती की कि कुछ दिन के लिए लीवा ले जाते हैं, फिर समझा बुझा के भेज देंगे। ये बेचारी यानी कि तुम्हारे दादा रुआसे होकर एक कोने में खड़े हमें जाते हुए देखते रहे। बाबूजी ने हमें घर में पढ़ाने के लिए एक मास्टरनी को रख दिया। हम मन से पढ़ाई करने लगे। हमें पढ़ना बहुत अच्छा लगता था पर उस समय लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते थे। वो तो भैया ने जिद करके हमें थोड़ा बहुत पढ़वा दिया, वरना हम अंगूठा छाप ही रह जाते। हमें मायके आए 2 साल हो गए थे। एक दिन डाकिया हमारे नाम की चिट्ठी लेकर आया। इनकी चिट्ठी थी, वो हमारा पहला प्रेम पत्र, वो तुम्हारे दद्दा। ये कहते कहते दादी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। इस उम्र में भी नई नवेली दुल्हन सी शर्माती दादी बड़ी ही क्यूट लग रही थी। दादी पुरानी यादों में फिर से खो गई थी। रिया ने पूछा, क्या लिखा था खत में दादा ने? ये कैसे बताएं तुम्हें? बताओ ना दादी। रिया छोटे बच्चे की तरह मचलने लगी। अच्छा, वो संदूक रखा है अलमारी के ऊपर, उसे ले आओ। संदूक की धूल साफ करके दादी ने लाल कपड़ों में बंधे संभाल के रखे हुए कुछ खत निकाले। फिर एक खत को आंखों के एकदम नजदीक लाकर देखा, फिर रिया को पढ़ने को बोला। रिया ने दोस्तों वो दद्दा की चिट्ठी पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा हुआ था, मेरी प्राण प्यारी मिथिला, तुम उस दिन बिना कुछ कहे गुस्सा होकर मुझसे मुंह फेर कर चली गई। तब से मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मेरा क्या कसूर था ये तो बता जाती। तुम मुझे चाहे कितना भी दुत्कार लो, गुस्सा कर लो, पर अपने घर आ जाओ। तुम्हारे बिना सब संसार सूना लगता है। हमने 10वीं की परीक्षा अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण कर ली है। हमने अम्मा को धमकी दे दी है कि हमारी बहू को बुला लाओ, नहीं तो हम ये घर छोड़कर बाबा बन जाएंगे। अम्मा तुम्हें नकचढ़ी कह रही थी पर हमने हिम्मत करके कहा कि तुम अभी नादान हो, प्यार से समझा दो तो समझ जाएगी। तुम समझ जाओगी ना मिथिला, तुम आ जाओगी तो जो तुम कहोगी हम वही करेंगे। हमें निराश मत करना और पत्र का जवाब जल्द से जल्द देना। हमारे बस में होता तो हम तुम्हें जाने ही नहीं देते। अम्मा कह रही है कि तुम्हारे घर वाले लेके आए, यहाँ से कोई नहीं जाएगा। तुम बड़े भैया से बात करो, वो समझदार है। पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा में तुम्हारा दीनू। तुम मुझे इसी नाम से पुकार करना अकेले में। आगे शायरी लिखी थी, लिख रहा हूँ खत, इसे स्याही न समझना, खून का कतरा है ये, आगे याद नहीं है। दादी जोर जोर से हंसने लगी और उनके साथ ही रिया और रश्मि भी। रात बहुत हो चुकी थी पर दादी की दिलचस्प प्रेम कहानी सुनने की उत्कंठा में नींद कोसों दूर थी। रिया ने आगे की कहानी बताने की जिद की तो दादी ने दूसरा खत पढ़ने को बोला। ये खत दादी ने दद्दा को जवाब में लिखा था। दादी ने खत में लिखा था,
प्यारे दीनू जी प्रणाम। आपको हमारा खत पाकर हैरानी हो रही होगी कि इस नकचढ़ी घमंडी लड़की ने जवाब कैसे दिया। ये तो ठीक से पढ़ना लिखना भी नहीं जानती थी। तो महाशय, हमने घर पर ही पढ़ाई शुरू कर दी है। हमें पढ़ने लिखने में बहुत आनंद आता है। मास्टरनी जी ने गांधी जी की लिखी पुस्तकें हमें ला कर दी है और भी बहुत सी अच्छी पुस्तकें पढ़ रहे हैं हम, जिनमें बहुत ज्ञान की बातें होती है। रही बात हमारे आपके घर आने की, तो बहुत सी ऐसी बातें हैं आपके घर परिवार की जो हमें खटकती है। जैसे मौसी अम्मा का बात बात पर हमें डांटना। चलो डांट तो हम फिर भी सह ले, पर वो हमारा अम्मा बाबूजी को बीच में क्यों लाती है। दूसरी बात, आपके घर में शौचालय तक नहीं है और आपको पता होना चाहिए कि खुले में शौच से कितनी बीमारियां पनपती है, ऐसा गांधी जी कहते थे। तीसरी बात, आप माटी के माधो से खड़े सब देखते रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। कम से कम सच का साथ तो दे ही सकते हैं। चौथी बात, आप जब खुद हमें लेने आएंगे तभी हम आएंगे, बस और कुछ नहीं लिखना हमें। अब हम खत बंद करते हैं। मिथिला। वाओ दादी, यू आर सो बोल्ड। उस टाइम पर भी आप इतनी स्पष्टता से अपनी बात कह पाती थी, वो भी इतनी छोटी उम्र में। दादी, मैं तो आपकी फैन हो गई। यू आर ग्रेट दादी। दादी, फिर आप कब आई अपनी ससुराल? खोई खोई सी दादी ने कहा। हमारी अम्मा अब अपनी सहेली यानी मौसी अम्मा से खफा थी कि उन्होंने हमें सिखाने समझाने के बजाय चाटा मारा और घर वालों को बुरा भला कहा। भैया भी हमें भेजने के खिलाफ थे। इसी तरह 3 साल और बीत गए। अब हम धीरे धीरे प्यार का मतलब समझने लगे थे। जब हमारी सहेलियां अपने पति और ससुराल के किस्से सुनाती तो दिल में हुक सी उठती। तुम्हारे दादा का मासूम चेहरा सामने आ जाता। इन्होंने तो हमारे साथ कोई ज्यादती बदतमीजी नहीं की, यहाँ तक कि कभी मुझे स्पर्श तक नहीं किया था, पर अम्मा बाबूजी से कैसे कहती। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि हमारे गांव में एक शादी थी जिसमें तुम्हारे दादाजी भी आए थे। हम भी सपरिवार गए। वहां हम इनको 5 साल बाद देख रहे थे। आज ये बड़े सुदर्शन लग रहे थे। हल्की हल्की मूछें निकलने लगी थी। हमने एक दूसरे को देखा। इनसे नजरें मिलाते ही हमारे दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। हमारी सहेली ने इनको इशारा करके समियाने के पीछे भेज दिया। फिर हमें भी ले गई उनके पास। इन्होंने हमारा हाथ अपने हाथ में ले लिया। आज हम न भड़के न गुस्सा हुए, बल्कि हमें उनका यूं हाथ पकड़ना बहुत अच्छा लगा। हम चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे, कुछ कह नहीं पाए। तभी वहाँ भैया आ गए और हमारा हाथ पकड़कर घर ले आए। फिर क्या हुआ दादी? दादी ने एक और खत निकाला और पढ़ने को कहा। मेरी प्राण प्यारी मिथिला, हमें अफसोस है कि हम उस दिन भी कुछ नहीं कह पाए, पर अब हमने सोच लिया है कि अब हम तुम्हें ला कर ही रहेंगे। हमने तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार पढ़ लिया था। हमने बाबूजी से जिद करके घर में शौचालय बनाने की तैयारी कर ली है। काम शुरू हो गया है। बाकी रही अम्मा के गरम मिजाज की बात, तो बड़े बूढ़े तो हमें शिक्षा देने के लिए कुछ कहते भी है, तो हमें मानने योग्य बातें मान लेनी चाहिए, नहीं तो चुप हो जाना चाहिए। अगर कुछ गलत कहे तो उसका विरोध उचित तरीके से करना चाहिए। फिर अब स्थिति भिन्न है। अम्मा भी चाहती है कि उनकी बहू घर आ जाए और अपना घर बार संभाले, और जो भी शिकवे शिकायतें हैं तुम्हें तो हम मिलजुल के उनका हल निकाल लेंगे। गांधी जी भी तो सहयोग और मित्रता का संदेश देते हैं ना। तो गांधी जी की भगतिन, क्या हम तुम्हें लेने अपने ससुराल आ जाएं? चाहो तो बदले में अपनी अम्मा से एक चपत लगवा देना, हम दूसरा गाल भी सामने कर देंगे। हम अगले हफ्ते अपनी दुल्हन को लेने आ रहे हैं, तैयार रहना। तुम्हारा दिन्नू। हाउ क्यूट, सो रोमांटिक दादा दादी। आज की प्रेम कहानी से एकदम हटकर है आप दोनों की लव स्टोरी। रिया सपनों की दुनिया में खोई बातें करती जा रही थी, उधर दादी खराटे मार के चैन की नींद सो गई। तो दोस्तों
तो देखा ना दादा दादी की प्रेम कहानी। आपको अच्छी लगी हो तो यार आपको इस कहानी में क्या रोमांटिक लगा, और आपको कहानी में कुछ अच्छा लगा हो तो उसको कमेंट में बताइएगा कि आपको इस कहानी में क्या अच्छा लगा। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक नमस्कार।